पहुंचा दिए हैं, सबके पास है, सबके पास है ना। तो एक है च से चंपारण, तो चंपारण के बारे में तो सब बात बता दिया। चंपारण कैसे गए गांधी जी, क्यों गए गांधी जी, चंपारण में क्या किया, क्या उसका परिणाम निकला, इसके बारे में हमने संक्षेप में कुछ बताया है। तो अब देखिए, शुरू करें। हमारी दुनिया में 3 बुनियादी रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। कपड़ों की रंगाई के लिए लाल और हरा रंग को आसानी से मिलता है कई तरह के पेड़ पौधों से, पर प्रकृति में नीला रंग मुश्किल से मिलता है। भारत में नील के पौधे की खेती बहुत पहले से होती आ रही है, कपड़े रंगने की नील बनाने के लिए। तभी से भारत नील का व्यापार दुनिया भर के साथ करता था। भारत पर अंग्रेजों का राज जमने के बाद नील के व्यापार पर भी उन्हीं का कब्जा हो गया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सारा मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के पास ही जाता था। हिंदुस्तान के किसानों को नुकसान ही होने लगा। पहले नील की खेती से और जो व्यापार होता था उससे लोगों को फायदा होता था, लेकिन अंग्रेज ने जब इस पर कब्जा कर दिया तो सारा मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के पास चला जाता था और हिंदुस्तान के किसानों का को नुकसान ही होने लगा। बिहार के चंपारण इलाके में नील का व्यापार जिन अंग्रेज व्यापारियों के पास था वे नील्हे कहलाते थे। जो कहा आपको हमने, वे जमींदारों से भी ज्यादा ताकतवर थे। जमींदार सब तो इतना मुसीबत में पड़ा हुआ था कि सब बेच दिया नील्हों से, गांव का गांव हवाले कर देता था। इसलिए जमींदारों से ज्यादा ताकतवर थे और जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे। किसानों से फसल कम दाम पर खरीदते और उसे बड़े मुनाफे पर विदेश में बेचते। जो किसान नील की खेती नहीं करते उनसे नील्हे दुगुना लगान वसूल करते थे। चंपारण के किसानों पर 44 तरह के अलग अलग कर लगे हुए थे, यानी टैक्स, जिसका जिक्र हमने किया। नील्हे मनचाहे करारनामों पर किसानों से दस्तखत करवाते थे और उसे पूरा न करने पर किसानों को सताते थे। सरकार तो अंग्रेजों की ही थी, वह नील्हों का साथ देती थी। चंपारण के किसानों ने कई आंदोलन किए, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी। फिर सन 1917 के अप्रैल के महीने में कुछ किसान गांधी जी को चंपारण ले आए। गांधी जी उस साल के अंत तक चंपारण में रहे और किसानों के साथ एक आंदोलन चलाया। यह भारत में पहला सत्याग्रह था, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने किसानों पर नील्हों की अत्याचार पर रोक लगाई। ये जिसका जिक्र हमने किया, तो ये तो च से चंपारण यानी चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है, तो इसलिए चंपारण से संबंधित ही कहानी का हम लोगों ने चयन किया। अब दूसरी कहानी है, उसका शीर्षक है मिट्टी से नेता भी बनते। मिट्टी से नेता भी बनते और इसका भी संबंध चंपारण सत्याग्रह से ही है। मिट्टी से नेता भी बनते। तो क्या गांधी जी अकेले चंपारण पहुंचे और नील्हे डर के भाग गए? ऐसा नहीं। गांधी जी ने हिम्मत दिखाई तो उनके साथ बहुत से लोग किसानों की मदद के लिए आगे आ गए। आखिर कमजोर को ताकतवर का साथ चाहिए। गांधी जी ने मजबूर किसानों को बड़े बड़े वकीलों से जोड़ा, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। एक से दूसरा जुड़ता गया, एक से दूसरा जुड़ता गया, हिंदुस्तानी लोग मजबूत होते गए। गांधी जी सौराष्ट्र में पैदा हुए थे और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने काम किया था।
उन्हें बिहार या चंपारण या नील के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें चंपारण लेकर आने वालों में किसान राजकुमार शुक्ल और पत्रकार पीर मोहम्मद मुनिस का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने लगातार गांधी जी से संपर्क रखा, उन्हें अपने यहाँ के हालात के बारे में समझाया, लगातार बात करके उन्हें बिहार आने के लिए मनाया। पटना पहुंचने पर गांधी जी और राजकुमार शुक्ल का कोई संपर्क या मददगार नहीं था। तब गांधी जी को याद आई उनके साथ इंग्लैंड में पढ़ने वाले वकीलों की। उन्हीं में से एक के घर पहुंचे और आगे चलकर ये वकील आजादी की लड़ाई के बड़े नेता बने। उनका नाम था मौलाना मजरुल हक, जिसकी चर्चा हमने की पहले। गांधी जी के साथ साथ धीरे धीरे दूसरे बड़े वकील भी आ गए। इनमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, जो आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इसके उन्हीं की तरह रुतबे वाले और लोग भी गांधी जी के पीछे चंपारण पहुंच गए। जब गांधी जी चंपारण गए तो हमने बताया कई वकील गए, प्रतिष्ठित वकील ब्रजकिशोर प्रसाद, हसन इमाम, धरणीधर प्रसाद, शंभू शरण, ऐसे अनेक वकील। कुछ बड़े वकील तो एक मामले में, ये कितने बड़े वकील थे, इनकी आमदनी कितनी बड़ी थी, इसका जिक्र है। कुछ बड़े वकील तो एक मामले में कानूनी सलाह के लिए 10,000 रुपए तक लेते थे। अब कल्पना करिए, आज का 10,000 नहीं, 1917 का 10,000, आज उसका मतलब करोड़ में होगा, कई करोड़। आप समझिए उस समय उनकी कितनी आमदनी थी। ऐसे बड़े बड़े वकील सब गांधी जी के साथ हुए। ऐसे साधन संपन्न और गुणवान लोग अब गरीब किसानों की सेवा में लग गए थे। इतनी कमाई छोड़कर गांधी जी का प्रभाव इतना हुआ, उनका आह्वान, और वो सब उनके पीछे लग गए चंपारण। जब धनी लोग निर्धन इलाके में आते हैं तो उनका रहन सहन गरीब लोगों के लिए अजूबा होता है। इन रईस वकीलों के कई नौकर चाकर साथ चलते थे। कोई भोजन पकाता, कोई देह दबाता, कोई कपड़े धोकर इस्त्री करता, कोई पंखा चलता। इनका खाना पीना भी रईसों वाला होता। पूरे साहब बहादुरों वाले ठाठ थे, स्वाभाविक था, और जाति की छुआछूत भी खूब थी। गांधी जी के प्रभाव में यह सब बहुत जल्दी बदल गया। गांधी जी सबका भोजन एक साथ बनवाने लगे। रसोई की जिम्मेवारी अनुग्रह नारायण सिन्हा को सौंप दी गई, अनुग्रह बाबू को, जो आजादी के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। भोजन सादा हो गया, उस पर खर्चा कम हुआ, छुआछूत खत्म हो गई, और किसानों की नीलहों से मुक्ति का काम और तेजी से होने लगा। जीवत राम कृपलानी गांधी जी के बिहार के शुरुआती सहयोगियों में से थे, जिनका जिक्र किया मुजफ्फरपुर के संदर्भ में। वे गांधी जी की ही तरह सादा जीवन जीते थे और बाद में आचार्य कृपलानी के नाम से मशहूर हुए। चंपारण में एक बार एक छोटे से मामले में अंग्रेज सरकार ने कृपलानी जी पर शांति भंग करने का मुकदमा लगा दिया, जिसमें गवाह पुलिस के आला अफसर थे, कई वकील थे उनका मुकदमा लड़ने के लिए। लेकिन गांधी जी ने उन्हें मना किया। उन्होंने कृपलानी जी से 15 दिन की जेल की सजा काटने के लिए कहा। कितने वकील थे बहस कर सकते, तुमने कहा कि ना 15 दिन की सजा काट लो जेल में। क्यों कहा? क्यों? गांधी जी ने समझ लिया था कि चंपारण के लोग जेल जाने से बहुत डरते हैं। अगर कृपलानी जी जेल जाएंगे तो लोगों के मन से जेल का आतंक कम होगा।
गांधी जी मिट्टी से इंसान बना देते थे, आचार्य कृपलानी जी ने बाद में लिखा। अब आप समझ लीजिए कितने बड़े बड़े लोग गांधी जी के साथ लगे अपना सब काम छोड़कर, और किस तरह से लोगों के मन के डर को दूर किया। कृपलानी जी 15 दिन की सजा काट के चले गए, प्रभाव पड़ गया लोगों के मन से, जेल का भय निकल गया। तो गांधी जी का ये काम है, काम से सब कुछ करते थे, उसी से संदेश देते थे। तो गांधी जी के जो विचार हैं, इसी प्रकार की कहानियों के माध्यम से हम नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, और बापू आपके द्वार तक हम उनके विचारों को पहुंचाना चाहते हैं। और यह हम लोगों का एक सशक्त अभियान होगा, और हम लोगों का की प्रतिबद्धता गांधी जी के विचारों के प्रति है। यही कारण है जब 100वां साल था चंपारण सत्याग्रह का, 2016 में गांधी जी तो 10 अप्रैल 1917 में आए थे, तो 100वां साल तो 2016 में था। इस साल तो 100 साल पूरा होने के बाद हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं हम लोग। तो 100वें साल में गांधी जी का क्या विचार? गांधी जी शराब के खिलाफ थे, इसलिए हम लोगों ने अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू कर दी। और इससे बड़ा गांधी जी के विचारों के प्रति प्रतिबद्धता कोई और नहीं हो सकती। और गांधी जी तो इसके पक्ष में थे कि शराब बंद होना चाहिए, लगातार कोशिश करते थे। और हम लोगों को लगा कि भाई चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी समारोह बनाएंगे तो खाली मीटिंग वगैरह करेंगे और कुछ उनके लिए स्मारक बनवा देंगे, कि कुछ काम तो करें। तो इसलिए हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया अप्रैल 2016 से। ये गांधी जी के विचारों के प्रति हम सब लोगों की प्रतिबद्धता है। और शराबबंदी लागू होने से समाज में कितना बड़ा फर्क आ रहा है। सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। और आप देखिए घर परिवार में जो कोलाहल था, महिलाओं के प्रति हिंसा, घरेलू हिंसा के शिकार होते थे, आज उससे बच रही है। बच्चे कितने प्रसन्न हैं, महिलाएं कितनी प्रसन्न हैं। और मालूम है जो पीने के आदी थे पहले, अब पीना बंद हो गया, अब उनके भी चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। चंद एलिट किस्म के लोग जो होते हैं, बहुत ही धन वाले, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जो मानते हैं कि हमारी आजादी से इसका संबंध है, हालांकि कोई आजादी से संबंध नहीं। हम बार बार बताते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, शराब पीना या शराब का कारोबार करना मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं, अपनी लिबर्टी से जोड़कर देखते, अपनी स्वतंत्रता स्वतंत्रता से जोड़ते, वो जोड़े। लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ा? अगर 200-250 रुपए की कमाई थी घर में, 150 रुपया शराब में गंवा देते थे, परिवार उलझन में रहता था। आज परिवार की स्थिति बेहतर हो रही है। जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार थी, आज वो चैन से जीवन जी रही है। और अब तो हम लोग शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर जा रहे हैं। 21 जनवरी 2017 में जो मानव श्रृंखला बनी, 4 करोड़ लोगों ने उसमें भाग लिया। ये कोई मामूली बात नहीं, दुनिया में इतनी बड़ी मानव श्रृंखला आज तक कहीं नहीं बनी। शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में ये लोगों की भावना का प्रकटीकरण है। यहाँ के लोगों का भाव है शराब बंद होना चाहिए, नशा मुक्त समाज बनना चाहिए। वरना 12 करोड़ से भी कम की आबादी है, 4 करोड़ लोग मानव श्रृंखला में खड़े हो गए। ये मामूली बात नहीं है। ऐसे शराबबंदी के इस अभियान को, कानून कड़ा सब कुछ है, लेकिन अगर इसका अभियान निरंतर नहीं चलाइएगा तो रास्ता जहां कठिन होता है, सड़क पर बगल में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना। अगर सचेत और सजग नहीं रहिएगा तो पता नहीं कब पीने लगेगा। अगर पीने के लिए नहीं मिलेगा तो पता चला कोई और नशीला पदार्थ खाने लगे। तो इसलिए हमें इस बात के लिए निरंतर अभियान चलाते रहना। और सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पड़ गई, तब बुनियाद तो जड़ इसकी मजबूत हो रही है। तो हम लोगों को लगा कि अब इसके आगे बढ़ना चाहिए।
चंपारण शताब्दी समारोह मना रहे हैं, गांधी जी के विचार को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी नई पीढ़ी के मन में उनके विचारों को डालना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो गांधी जी की बात को आगे और मानना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई एक और बड़ी भारी कुरीति है दहेज प्रथा और बाल विवाह, इसे छुटकारा दिलाना। कानून बना हुआ है, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी या 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी वर्जित है, लेकिन फिर भी शादियां होती हैं। और बिहार में जितनी शादियां होती हैं उसमें 39% के करीब शादियां बाल विवाह। अब ये हालत है। और बाल विवाह होने से कितने प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। कम उम्र के महिला की शादी हो गई, गर्भवती हो गई, तो वो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं मौत की शिकार हो जाती हैं। अगर बच्चे पैदा भी हुए तो उनको कई तरह की बीमारियां होती हैं। और आपको मैं क्या बताऊं, हमारे बिहार में नई पीढ़ी के लोग बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। इस देश में जितनी बौनेपन की समस्या है, स्टंटेड ग्रोथ की, बिहार में बहुत हो गई। और उसका एक कारण ये बाल विवाह भी है। जो कम उम्र के लड़कियों की शादी होती है और जो बच्चे पैदा होते हैं, उसमें ये जो स्टंटिंग की का प्रतिशत है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में बाल विवाह के खिलाफ जागृति, दहेज प्रथा, बिहार में महिलाओं के प्रति अपराध कम है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा अपराध के आंकड़े हर वर्ष प्रकाशित होते हैं। तो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं देश में अलग अलग राज्यों में, बिहार 26वें नंबर पर है। लेकिन आपको मालूम है, सोचकर इतनी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है कि दहेज हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर, बिहार दूसरे नंबर पर। हमसे लगभग दुगनी आबादी है यूपी की, हम दूसरे नंबर पर। दहेज उत्पीड़न में वही हाल है। तो दहेज प्रथा भी बुरी चीज है, सामाजिक बुराई है, कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी दहेज और दहेज प्रथा का प्रचलन नीचे की ओर फैलने लगा। महिलाएं इसकी शिकार हो रही, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और ये दहेज प्रथा के चलते भी बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है। लोगों को लगता है लड़की हमारी बड़ी हो जाएगी, दहेज हम कहां से देंगे, कम उम्र में शादी कर दो। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बहुत मायने। इसलिए हम लोगों का संकल्प है, निर्णय है कि हम बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी सशक्त अभियान चलाएंगे। और इस बार बापू जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से हम लोगों ने सशक्त अभियान चलाया और इस अभियान को गति देंगे। और सही मायने में यही है बापू का विचार, जिसको स्वीकार करना चाहिए और कर्म में स्वीकार करना चाहिए। तो हम लोगों की प्रतिबद्धता है। हमने बिहार में जो विकास का काम किया है उसमें विकेंद्रीकरण का रास्ता चुना। गांव के लोगों की हर जरूरत की पूर्ति हो, विकेंद्रित तरीके से काम करना चाह रहे हैं। ये सब काम तुम लोग कर रहे हैं। और गांधी जी ने एक जो बहुत बड़ी बात कही, हम सब लोगों को पर्यावरण के प्रति भी सजग रहना चाहिए। हम पर्यावरण के साथ इतना छेड़छाड़ कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के जीवन को और दुष्कर बनाते चले जा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि जो भी हालात हमें मिले हैं उसी हालात में हमको विदा होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को नुकसान न हो, कष्ट न हो। तो पर्यावरण के प्रति भी ध्यान पूरा रखना चाहिए। और गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा कि देखो, ये जो पृथ्वी है इंसान की हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। जो जरूरत है, आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकता है, उसको पूरा करने में तो पृथ्वी सक्षम है, लेकिन लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं। इसलिए मन से लालच को भगाइए, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। और हम लोगों की प्रतिबद्धता है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो गांधी जी के विचार को सरजमी पर उतारने के लिए हम लोग प्रयास करें। तो अब मेरा आग्रह होगा, गांधी जी के विचार को अपनाइए। और आज मुझे खुशी हुई है, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है आज ही
और ये जो बाल विवाह का अभियान हम लोगों ने चलाया है, मैं समझता हूं इस फैसले से उसको और गति मिलेगी और लोग इसको स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद को असंवैधानिक करार दिया। अगर पति 15 से 18 साल की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो बलात्कार माना जाएगा, रेप माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं बधाई देता हूं। यहां पर बैठे हुए हैं हमारे मनीष जी, एनडीटीवी के पत्रकार, इन्होंने ही तुरंत फैसला आया तो फोन से जानकारी दी, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। और अब जो कंट्राडिक्शन था, एक जो बाल विवाह का कानून बना हुआ लेकिन आईपीसी के इंडियन पेनल कोड की धारा 375 के 2 में कानून का यह अपवाद कहता है कि अगर कोई 15 से 18 साल की बीवी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, जबकि बाल विवाह कानून के मुताबिक शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो जो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, उसकी धारा 375 को आज सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दे दिया। अब 15 से 18 साल की लड़की के साथ अगर शादी भी होती है, शारीरिक संबंध होगा तो उस पर रेप का मुकदमा चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसलिए अब जन जन तक पहुंचा देना है कि भाई 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होनी है, 21 साल के से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होनी। बाल विवाह, दहेज प्रथा, कुप्रथा, सामाजिक कुरीति मानकर हम गांधी जी के प्रति समर्पण भाव इस काम को आगे बढ़ाएंगे। शराबबंदी और नशा मुक्ति के अभियान को जारी रखते हुए एक साथ चलाएंगे, सामाजिक परिवर्तन लाएगा और जन जन तक गांधी के विचारों को पहुंचाएंगे और हमारी नई पीढ़ी के लोग इसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा वाचन के और बापू आपके द्वार के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं शिक्षा विभाग को तहे दिल से मैं बधाई देता हूं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, बुलंदी से आगे बढ़िए, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी पूरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब इस सभागार में 5-10 मिनट का कार्यक्रम है, उसके बाद बाहर बच्चे को साथ